गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम बात कर रहे थे अम्ल सार लवण के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके गुण। उसके बाद हमने बात की थी पीएच स्केल की प्रॉपर्टीज़, पीएच स्केल का दैनिक जीवन में महत्व, अम्ल व सारों का दैनिक जीवन में महत्व। ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे, हमने रीड आउट कर लिए थे। अब नेक्स्ट हमारा जो अम्ल सार का टॉपिक है कि जो सम यूज़फुल कंपाउंड्स इन एवरीडे लाइफ, यानी कि दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी रसायन जो हमारे काम आते हैं, जो अम्ल सार या लवण के पार्ट है, उनको हम आज आगे पढ़ते हैं। जिसमें सबसे पहला पार्ट हमारे पास आता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो हमारा घर का साधारण नमक होता है। एक्चुअल में बच्चों ये होता है परबल अम्ल व परबल सार का लवण। तो मैंने आपको बताया था जब परबल परबल दोनों आएंगे, दोनों ने अपने अपने गुण नष्ट कर दिए, यानी कि बना लवण। और लवण बनने से आपके पास ये इसका पीएच कितना होगा, 7। और जब पीएच 7 होता है तो आपको पता है विलियन कैसा होता है, उदासीन। जो पीएच स्केल हमारी थी उसके अकॉर्डिंग विलियन कैसा होगा, उदासीन। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों, व्यापारिक तौर पर समुद्र के जल या खारे पानी को सुखाकर इसको बनाया जाता है। जो अपना समुद्र का खारा पानी होता है, जो अपने राजस्थान में सांबर लेक है, वहाँ पे अपन जब जयपुर साइड जाते हैं तो हम देखते हैं कि नमक सूखा हुआ होता है और वहाँ पे सुखाकर बनाया जाता है। लेकिन बच्चों जब ये नमक खारे पानी या समुद्र के पानी को सुखाकर बनाया जाता है तो इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड की क्या हो जाती है, अशुद्धियाँ भी इसमें प्राप्त होती हैं। इन अशुद्धियों को हटाने के लिए इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रवाह किया जाता है शुद्ध करने के लिए, जिससे आपको शुद्ध नमक प्राप्त होता है। अब बच्चों प्रॉपर्टीज़ या इनके गुण की बात करें तो श्वेत रंग का होता है, ठोस होता है, सॉलिड होता है, मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बहुत उच्च होता है, जल में अत्यधिक विलेय होता है, जल में डालते ही घुल जाता है और जल में आयनित भी होता है। नेक्स्ट उपयोगों की बात करें बच्चों तो खाद्य परिरक्षण में जो अपने खाने की वस्तुएं होती है उनको लंबे टाइम तक सेव रखने में, हिमीकरण मिश्रण जो बर्फ़ को जमाए हुए रखता है उसको बनाने में, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na2CO3 सोडा S, NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, विरंजक चूर्ण आदि को बनाने में कच्चे पदार्थों के रूप में किसका प्रयोग होता है बच्चों, NaCl सोडियम क्लोराइड का प्रयोग होता है। अब बच्चों अपन आगे बात करेंगे इसी में ही जो अपने दैनिक जीवन में उपयोग वाली वस्तुएं हैं। नेक्स्ट अपने पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो अपन नॉर्मल भाषा में उसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा यानी कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो होता है बच्चों, उसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है हमारे पास NaOH, और इसका उत्पादन जो किया जाता है सोडियम क्लोराइड यानी कि जो NaCl होता है, नमक जो होता है हमारे पास, उसका विद्युत अपघटन करके। किस तरीके से बच्चों, देखो 2NaCl यानी कि 2 NaCl के अणु लिए एक्वस सॉल्यूशन में और इसको जल के साथ डाल के विद्युत अपघटन करवाया है, तो आपको पता है NaCl जो टूटेगा Na+ और Cl- में, और जल के अणु जो टूटते हैं H+ और OH- अणु में। तो यहाँ से Na+ OH- के साथ जाके NaOH बना देगा, क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी और हाइड्रोजन गैस साथ में निकल जाएगी। अब इसमें बच्चों कई बार ये सवाल पूछा जा सकता है कि एनोड पे आपको क्या मिलता है, तो एनोड पे क्लोरीन Cl2 मिलती है, कैथोड पे आपको क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस, और कैथोड पे ही आपको क्या मिलता है, NaOH। ये सवाल कई बार एग्जाम में 1 नंबर का पूछा जाता है। कंपटीशन के हिसाब से भी इसको आपको याद रखना है कि जब सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करके NaOH बनाया जाता है तो NaOH कौन से आपको नोड पर प्राप्त होगा, तो कौन से नोड पर प्राप्त होगा, कैथोड पर आपको प्राप्त होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनके गुण के बारे में बात करें अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो प्रॉपर्टीज़ और जो गुण होते हैं बच्चों, श्वेत चिकना और ठोस होता है, जल में शीघ्र विलय होता है, प्रबल सार होता है, प्रबल विद्युत अपघट्य होता है और क्रिस्टल प्रस्वेद होते हैं। बस सिंपल से आपको याद रखना है बच्चों, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यूजेज उपयोग की बात करें तो साबुन, कागज, सिल्क उद्योग में काम आता है। बॉक्साइट के धातुकर में, ये आपको ध्यान रखना है, बॉक्साइट के धातुकर में किसका प्रयोग होता है, NaOH का। पेट्रोलियम के शोधन में भी काम आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वसा व तेलों के निर्माण में ये काम आता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं अपने पास विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इसके ऊपर सवाल जरूर पूछा जाता है। जो CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम होता है। CaOH होल ट्वाइस यानी कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि शुष्क बुझा चूना होता है, उसको अपन क्लोरीन गैस के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो आपको मिलता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि आपकी विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, और साथ में क्या मिलता है, सह उत्पाद जल के रूप में आपको मिलता है। अब बच्चों इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पीला रंग का तीक्ष्ण गंध वाला यानी कि बहुत तेज इसकी गंध होती है, स्मेल होती है, ठंडे जल में विलय होता है और वायु में खुला छोड़ने पर ये कौन सी गैस देगा, क्लोरीन गैस। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है बच्चों, वायु में खुला छोड़ने पर विरंजक चूर्ण कौन सी गैस देगा, क्लोरीन गैस, क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन अणु होता है। इसी तरीके से तनु अम्लों से क्रिया करके भी ये कौन सी गैस देता है, क्लोरीन गैस देता है। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है दोनों पॉइंट।
अब बात करते हैं रिएक्ट कैसे करता है अम्लों के साथ। तो CaOCl2 ये अपना अम्ल है HCl जो डाइल्यूट फॉर्म में है, तनु फॉर्म में है, तो इससे आपके पास कैल्शियम क्लोराइड अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। अब बच्चों वाटर जो है H2O जो है, यहाँ पे क्लोरीन गैस जो मुक्त हुई है उसके साथ रिएक्ट करते हैं दोनों, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन वाटर की रिएक्शन होती है, जिसके फलस्वरूप आपको नवजात परमाणविक ऑक्सीजन मिलती हैं। कैसे बच्चों? तो बच्चों जो मुक्त हुई क्लोरीन गैस है वो जल के साथ रिएक्ट करती है, जल के साथ रिएक्शन से आपके पास क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl निकल जाता है और रंग आपको एक नवजात ऑक्सीजन का नवजात परमाणुक ऑक्सीजन मिलती है, जो कि रंगीन पदार्थों को क्या बनाती है, रंगहीन यानी कि कलरलेस बनाती है। और इस पे आपका सवाल बन सकता है A और B एलिमेंट्स देके, तो बच्चों इसका खास तौर से ध्यान रखना, नवजात ऑक्सीजन क्या करती है, रंगीन पदार्थों को, कलरफुल पदार्थों को कलरलेस बना देती है। उपयोग बच्चों सिंपल से आपको याद रखने हैं, वस्त्र एवं कागज उद्योग में विरंजक के रूप में, पेयजल को शुद्ध करने में और रोगाणुनाशक या ऑक्सीकारक अणुओं में। अब देखो बच्चों नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अणु हमारे पास जो है वो है अपने पास बेकिंग सोडा NaHCO3, जो अपना खाने का सोडा होता है नॉर्मली, जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको बनाने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो अपना NaHCO3 होता है वो काम क्या करता है। NaHCO3 जो है अपने खाद्य पदार्थों के साथ जब इसको रिएक्ट करवाया जाता है, तो खाद्य पदार्थों के साथ रिएक्ट करवाने से इट मीन्स इनको गर्म करने से आपको CO2 गैस बुलबुलों के रूप में बाहर मिलेगी। और ये जो CO2 गैस बुलबुलों के रूप में निकलती है, ये क्या करती है, खाद्य पदार्थों को फुलाकर हल्का बना देती है और उनमें क्या पड़ जाते हैं, छिद्र पड़ जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बनाते कैसे, तो नमक, सोडियम क्लोराइड की वाटर, CO2 और अमोनिया के साथ रिएक्शन होने से आपके पास अमोनियम क्लोराइड बाहर निकलेगा और साथ में क्या मिलेगा, सरल उत्पाद के रूप में बेकिंग सोडा भी मिल जाएगा। अब बच्चों बात करते हैं इसको एक अलग तरीके से भी अपन बना सकते हैं। किस तरीके से, जो Na2CO3 यानी कि सोडा S होता है उसकी रिएक्शन कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर के साथ, तो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाएगा। अब बच्चों गुण की बात करें, सफेद किस लिए ठोस होता है, जल में अल्वीय होता है, जल में विलयन क्षारीय होता है, ये आपको खास तौर से ध्यान रखना है। इसका जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। गर्म करने पे जो ये सोडियम बाइकार्बोनेट गर्म करने पे आपको वापस क्या दे देगा, ये रिएक्शन वापस यानी कि कुल मिला के ये उत्क्रमणीय रिएक्शन होती है, वापस आपको Na2CO3 यानी कि सोडा S मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पे कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। अब बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट के उपयोगों की बात करें तो बेसिकली आपको पता है खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में, सोडा वाटर तथा सोडा युक्त शीतल पेय, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है, सोडा वाटर वगैरह होता है, उसमें इसका प्रयोग होता है। पेट की अम्लता को दूर करने में एंटासिड के रूप में, ये आपको ध्यान रखना है, ये हमने पीछे भी पढ़ा था। और मंद प्रतिरोधी या अग्निशामक यंत्रों में इसका यूज होता है। नेक्स्ट बच्चों बात करें धावन सोडा Na2CO3.10H2O। बच्चों ध्यान रखना यहाँ पे 10H2O क्या है, 10 क्रिस्टलन जल के अणु हैं और Na2CO3 की खाली बात करेंगे तो ये क्या होगा, सोडा S होगा। तो आपको फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं होना है। सोडियम Na2CO3.10H2O तो धावन सोडा होता है, जो अपना कपड़े धोने का सोडा होता है, जिसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। साल्वे विधि द्वारा इसको बनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों, ध्यान रखना है। यहाँ पे एक नंबर का सवाल बनता है कि कौन सी विधि द्वारा इसको बनाते हैं, तो साल्वे विधि द्वारा बनाते हैं। और जो अपना सोडियम बाइकार्बोनेट जो खाने वाला सोडा होता है, उसको गर्म करने से मैंने अभी आपको बताया था हमें क्या मिलता है, सोडा S। ये होता है सोडा S और वाटर और CO2 गैस साथ में निकलते हैं। इस सोडा S का अपन क्या कर देते हैं, 10 जल के अणुओं के साथ क्रिस्टलीकरण कर देते हैं, तब आपको मिलता है आपको सोडियम कार्बोनेट जो कपड़े धोने का सोडा। और इसको वापस 373 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो आपके 10 जल के अणु, क्रिस्टलन जल के अणु वापस बाहर निकल जाते हैं। तो आपके पास क्या मिल जाता है, सोडा S Na2CO3। गुण की बात करें बच्चों तो सफेद किस लिए, जल में विलयन क्षारीय, गर्म करने पे सोडा S आपको देता है। उपयोग की बात करें कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, कांच, साबुन, बोरेक्स निर्माण में अपमार्जक के रूप में, वो साबुन, कांच, पेंट और वस्त्र उद्योग में इसका यूज होता है। अब बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट अपना यौगिक जो है, नेक्स्ट अपना यौगिक है बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O, जिसको कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट भी बोला जाता है रासायनिक रूप से। सर्वप्रथम पेरिस में जिप्सम अपना होता है CaSO4.2H2O को 393 केल्विन ताप पर गर्म किया गया था और तब आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिला था। इसलिए पेरिस में बना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP बोलते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला बच्चों CaSO4.2H2O, इसको 393 केल्विन पर गर्म किया। तो जैसे यहाँ पे मैंने 4 अणु लिए थे तो 4 अणु जल के थे, 2 × 2 4 थे। तो यहाँ पे देखो 3 जल के अणु बाहर निकल गए, एक जल का अणु यानी कि 2 × 1/2 कितना बचेगा, एक जल का अणु इसमें रह गया।
तो इट मीन्स हाफ जल का अणु यहाँ पे है, तो POP इस तरीके से बनाया जाता है। अब बात करते हैं बच्चों, इसको और गर्म कर देते हैं, तो और गर्म करने से जो आधा जल का अणु है वो भी बाहर निकल जाता है। इसे मृत तापित प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। उपयोग या गुण की बात करें पहले बच्चों, तो गुण है श्वेत ठोस चिकना, और मेन प्रॉपर्टी क्या होती है कि 15 से 20 मिनट में जल मिलाने पे ये जमकर ठोस हो जाता है, यानी कि वापस जिप्सम का निर्माण कर देता है। की बात करें बच्चों, तो टूटी हड्डियों को जोड़ने में, प्लास्टर चढ़ाने में, आपको पता है भवन निर्माण, दंत चिकित्सा, मूर्तियां, अग्निशय पदार्थ आदि बनाने में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों अब अपन पढ़ेंगे ये उपयोग, दैनिक जीवन में उपयोग वालों में साबुन एवं अपमार्जक, सोप एंड डिटर्जेंट। तो बच्चों सबसे पहले दिमाग में ये रखना है कि डिटर्जेंट कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, और इसका जो अर्थ होता है, इसका मीनिंग होता है टू वाइप क्लीन, यानी कि स्वच्छ करने वाला। अब साबुन की डेफिनेशन अगर आपको पूछी जाए तो क्या होगी, दीर्घ श्रृंखला वाले यानी कि लार्जर सीरीज वाले C12 से C18 कार्बन परमाणु वाले वसा अम्लों, कौन से वसा अम्ल होता है इसमें, स्टेरिक, पोमेटिक और ऑलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण जो होते हैं बच्चों, वो क्या कहते हैं, साबुन कहलाते हैं। और साबुनीकरण की क्रिया क्या होती है बच्चों, उच्च वसीय अम्ल, जो यहाँ पे अपन ने बात की थी, ये क्या है, उच्च वसीय अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन। जलीय विलयन जब लिया जाता है और इसको गर्म किया जाता है तो आपको साबुन मिलता है। रिएक्शन कैसे होती है बच्चों, इसके बारे में बात करें तो हमारे पास एक उच्च वसीय अम्ल और ये हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला हमने ली है, CH2COOR, R का मतलब यहाँ पे हाइड्रोकार्बन है, ये हमारी उच्च वसीय अम्ल लिया है हमने। इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 अणु लिए तो आपको RCOONA यानी कि साबुन मिल गया, और साथ में एक सह उत्पाद मिलता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल आपको सह उत्पाद के रूप में मिलता है। अब इस सह उत्पाद को हटाने के लिए अपने पास जो साबुन है, उस साबुन और ग्लिसरॉल को अलग करने के लिए इसको NaCl के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, तो साबुन यहाँ से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अब बच्चों एक और चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि पोटेशियम जो होते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जो साबुन बनते हैं वो अधिक मृदु यानी कि अधिक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इसीलिए सेविंग जो क्रीम होती है और जो शैम्पू होते हैं वो पोटेशियम साबुन के द्वारा बनाया जाता है, और जो पारदर्शी साबुन होते हैं बच्चों वो ग्लिसरीन के उपयोग के द्वारा बनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों एक नोट है, इस नोट में आपको क्या ध्यान रखना है, जो आपके साबुन होते हैं, साबुन मृदु जल यानी कि जो आपका सॉफ्ट वाटर होता है उसमें तो कार्य करता है, लेकिन कठोर जल यानी कि हार्ड वाटर होता है उसमें कार्य नहीं करता। ऐसा क्यों होता है बच्चों, तो एक्चुअल में कठोर जल में आपके पास क्या होती है, कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन उपस्थित होते हैं, और साबुन में से ये क्या कर देते हैं, सोडियम Na+ आयन को प्रतिस्थापित कर देते हैं, उसकी जगह पे खुद बैठ जाते हैं, जिससे क्या बन जाता है, कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण, जो कि जल में क्या होता है, अघुलनशील यानी कि जल में घुलते ही नहीं है, और जब जल में घुलेंगे ही नहीं तो सफाई नहीं कर पाएंगे। तो इस समस्या का समाधान बच्चों किसने किया था, अपमार्जक डिटर्जेंट ने किया था। अब बच्चों बात करते हैं अपमार्जक डिटर्जेंट, तो वो क्या होते हैं, तो सबसे पहले देखो सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट के ये बने होते हैं। तो अपमार्जक का फॉर्मूला ROSO3Na और RC6H5SO3Na, यानी कि यहाँ पे R क्या है, हाइड्रोकार्बन, और ये कैसे होता है, ये कठोर और मृदु जल दोनों में कार्य करने वाले होते हैं। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, कठोर जल के अंदर अपन ने बात की थी कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं, तो ये Na+ को प्रतिस्थापित करके खुद बैठ जाते हैं, लेकिन जब यहाँ पे ये प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ पे कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फोनेट बनेंगे। तो जो सल्फोनेट्स होते हैं बच्चों जल में घुलनशील होते हैं, अतः ये जल कठोर जल में भी क्या कर देते हैं, सफाई का काम कर देते हैं। तो इस तरीके से अपमार्जक और साबुन में डिफरेंस क्लियर हो गया कि साबुन जो है कठोर और मृदु जल दोनों में कार्य नहीं करते, सिर्फ मृदु जल यानी कि सॉफ्ट वाटर में काम करते हैं, और अपमार्जक कठोर और मृदु जल दोनों में कार्य करते हैं। और किस तरीके से करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब नोट बच्चों आपको दिमाग में रखना है कि जो संश्लेषित अपमार्जक अपन ने ये बनाए हैं, ये क्या करते थे, जल प्रदूषण बहुत ज्यादा करते हैं। क्यों करते हैं बच्चों, क्योंकि एक्चुअल में जीवाणु आसानी से इनके लवणों का अपघटन नहीं कर पाते, यानी कि जो जल में घुले हुए ये अपमार्जक होते हैं, ये आसानी से अपघटित नहीं होते जीवाणु के द्वारा, इसलिए वो जल को प्रदूषित करते हैं। और यदि कार्बन की श्रृंखला यानी कि हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला कम साकित हो, यानी कि उसके ब्रांचेस जो है कम हो, तो जीवाणु द्वारा आसानी से अपघटन किया जा सकता है। अतः लंबी या कम साकित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जिसको अपन बेंजीन सल्फोनेट बोलते हैं, उसका यहाँ पे यूज ज्यादा किया जाता है अपमार्जक के रूप में। अब अपमार्जकों की गुणवत्ता या क्षमता बढ़ाने के लिए बच्चों अपमार्जक की गुणवत्ता व क्षमता बढ़ाने के लिए बच्चों इसमें अकार्बनिक फॉस्फेट या सोडियम परऑक्सीबोरेट आदि मिलाए जाते हैं, ताकि उनकी क्षमता बढ़े और काम करने की एफिशिएंसी बढ़े। अब बच्चों इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको समझना है, और समझने वाला टॉपिक है, जो हमारा टॉपिक है वो है मिसेल
अब ये मिसेल क्या होता है, तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं कि जो साबुन और अपमार्जक होते हैं वो आपके मिसेल निर्माण की क्रियाविधि पर आधारित होता है, यानी कि मिसेल बनाकर कपड़ों की सफाई करता है। किस तरीके से बच्चों, तो मिसेल क्या होता है सबसे पहले, तो ये C17H35RCON है, कुछ नहीं है, साबुन का एक एग्जाम्पल लिया है। और अब ये जो टूटता है C17H35COO माइनस और Na+ के रूप में टूटता है, जिसको मैंने C17H35 को अपन क्या लिख सकते हैं, R यानी कि कार्बन की संख्या लिख सकते हैं, और जब ये टूटेगा तो RCO माइनस और Na+ में टूटेगा। तो बच्चों यहाँ पे R जो हाइड्रोकार्बन की संख्या होती है वो एक पूंछ की भांति काम करती है, और जो आपका CO माइनस वाला भाग है वो ध्रुवीय भाग होता है। अब बच्चों जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग होता है वो जल के साथ रिएक्ट नहीं करता, यानी कि जल विरोधी पार्ट होता है, और जो ध्रुवीय भाग होता है वो जल के साथ स्नेह करता है, यानी कि जल के साथ जल्दी से ही अटैच होता है। तो इसीलिए जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है बच्चों वो अंदर की तरफ रहता है, और जो ध्रुवीय भाग होता है वो बाहर की तरफ रहता है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं। तो देखो बच्चों ये आपका मिसेल है, इसमें जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो पूंछ के रूप में अंदर की तरफ है, और जो आपका ध्रुवीय भाग यानी कि ये जो सर्कल मैंने बना रखा है वो जल स्नेह जो है वो बाहर की तरफ रहता है। ये आपका मिसेल होता है। अब ये सफाई कैसे करता है बच्चों, देखो जैसे ये कपड़ा है, कपड़े के ऊपर ये तेल की बूंद या चिकनाई की कोई परत है, इसको मुझे हटाना है, तो जब इसके ऊपर पानी गिरा के साबुन या अपमार्जक लगाया जाता है तो इसकी जो पूंछ है हाइड्रोकार्बन वाली पार्ट वो तेल की बूंद के अंदर की तरफ अपनी सिरे गाड़ देती है, और ये ध्रुवीय भाग बाहर की तरफ रहता है। अब बच्चों जब इसके ऊपर ब्रश फेर के पानी डाला जाता है, तो आपको पता है पानी के साथ ये ध्रुवीय भाग क्या होता है, जल स्नेही होता है। तो जैसे ही पानी डाला जाएगा, पानी जो है इन ध्रुवीय भागों को अपनी तरफ से खींचेगा, और खींचते ही ये जो तेल की बूंद होती है चारों तरफ से खींची जाती है, तो खींचने से इसकी तेल की बूंद के अणु जो है वो टूट जाता है, टूटते ही क्या बन जाता है, वो पानी के अंदर अशुद्धि घुल जाती है और आपके कपड़े की सफाई हो जाती है। तो अधिकांश गंदगी वो तेल की बूंदें जल में तो अघुलनशील होती है, परंतु हाइड्रोकार्बन में घुलनशील होती है। इसी पर आधारित ये क्रिया मिसेल क्रिया होती है और आपके कपड़ों की सफाई होती है। तो थ्योरी आप लोग बच्चों इसकी लिख दोगे आराम से, क्योंकि कपड़ा या चिकनाई जो होती है उसके अंदर की तरफ कौन सा पार्ट जाता है, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, जो कि जल विरोधी पार्ट होता है, और बाहर की तरफ आपका जल स्नेही पार्ट आता है। जैसे ही पानी डाला जाता है, जल स्नेही पार्ट को वो अट्रैक्ट करके अपनी तरफ खींचता है, और तेल की बूंद टूट जाती है और वो जल में घुल जाती है, और इस तरीके से आपके कपड़े साफ होते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमने जो आपका अम्ल सार वाला चैप्टर था और दैनिक जीवन में जो रसायन थे उनका पूरा वर्णन कर दिया है आपके सामने। अब बच्चों इसके कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा के आपका नेक्स्ट केमिस्ट्री वाला चैप्टर जो है अपन शुरू करेंगे। धन्यवाद। आपको कोई दिक्कत या डाउट आता है तो बच्चों जरूर बताइए।